गुड इवनिंग, नमस्कार। कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस समय हम लोग अपने इस चैनल पे भारतीय संविधान के टेस्ट सीरीज़ के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने भारतीय संविधान के कई सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को अभी तक कंप्लीट किया है। क्वेश्चंस के माध्यम से उन्हें सॉल्व करने का प्रयास किया है। जितने भी हमारे नए साथी आज इस चैनल से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा आपने अगर हमारे पिछली टेस्ट सीरीज़ को नहीं दी हुई है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से पिछले जितनी भी वीडियो हैं उनकी टेस्ट सीरीज को आप कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, हमारा यहाँ पूरा प्रयास है कि जो सबसे ऑथेंटिक क्वेश्चन यानी एनसीईआरटी पे आधारित जो भी सामान्य अध्ययन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन के माध्यम से उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करें। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज वो भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक न्यायपालिका यानी जो जुडिशरी सिस्टम है उससे संबंधित है। आज की टेस्ट सीरीज में हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, जिससे आपके और भी साथी इस चैनल से जुड़ सके। ठीक है साथियों, तो हम लोग आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। आज की टेस्ट सीरीज का जो पहला प्रश्न है आपके लिए कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है। आपके ऑप्शन से भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या फिर डी ऑप्शन है वह एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। आप हमारे हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो लाइव चैट में आकर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो एक फर्स्ट है वो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी कि आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। जबकि यहाँ आपसे पूछा है कि कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है। आप डिटेल इसका जरूर ध्यान रखें और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इन्हें आप साथ के साथ नोट भी करते चलें। संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी एडवोकेट रह चुका हो। और चौथा जो है इसमें पॉइंट वो है राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, यानी उम्र से संबंधित कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं रखा गया है। अतः आपका जो ऑप्शन है वो बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं। आपके ऑप्शन से भारतीय रिजर्व बैंक पर, वित्त आयोग पर, भारत की संचित निधि पर, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। साथियों, मेरे हर एक प्रश्न के पढ़ने और उसके विकल्प के पढ़ने तक आप जरूर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता दिया करें। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी भारत की संचित निधि पर, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो यहाँ जो कुछ की पॉइंट्स है उस पर आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने पर रोक है। आपके ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालयों से नीचे किसी भी न्यायालय में, या फिर डी ऑप्शन है किसी भी फौजदारी अदालत में। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 3 आपसे पूछा गया है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर है आपका बी। इसके डिटेल को आप देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जो कि बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान देंगे कि उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा, या फिर डी ऑप्शन है विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों द्वारा। यहाँ पे हम आज का जो टॉपिक लिए वो न्यायपालिका, यानी आप यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या संभावित हो सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, उन्हें हम यहाँ हल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों और प्रक्रियाओं के माध्यम से हटाया जा सकता है जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124(4) में किया गया है। जबकि महाभियोग, जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है, के प्रस्ताव द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है। इसका प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन पर अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए संसद के उसी सत्र में रखा जाता है। यानी अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि कुछ की पॉइंट है कि इस असमर्थता साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाता है, और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में किया गया है। इसे महाभियोग कहा जाता है, और ये आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों के लिए ही ये नियम लागू होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आप यहाँ चारों ऑप्शंस को दे सकते हैं ABCD में, और जो ऊपर के ये 4 दिए गए हैं नाम, आप उनको सही क्रम में लगा सकते हैं। हमने अपनी इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से साथियों ये पूरा प्रयास किया है कि भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उनमें जो भी संभावित एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, उन सबको यहाँ इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास किया है। आपने अगर किसी भी वीडियो को मिस किया है तो आप हमारे ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके भारतीय संविधान के सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं और हर एक टेस्ट सीरीज़ के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो आंसर है वो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है आपका ऑप्शन बी से मतलब है केवल 2 और 4। यहाँ पे आप थोड़ा डिटेल देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 ईस्वी में संशोधन करके मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, आप ध्यान रखेंगे इसे ममेत्री भी बोला जाता है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों के लिए मार्च 2013 में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। पहले पूर्वोत्तर के 7 राज्य गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते थे, परंतु नए उच्च न्यायालयों की स्थापना के पश्चात अब केवल असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शेष रह गए हैं। इस प्रकार पूरे देश में उच्च न्यायालयों की जो संख्या वो 21 से बढ़कर 24 हो गई है। आप देखेंगे 21 से बढ़कर 24, हालांकि अभी लेटेस्ट में एक और जुड़ा है, तो अब उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो 25 हो गई है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे वर्तमान में पूछे तो इनकी संख्या आप कहेंगे उच्च न्यायालयों की कितनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, इसमें आपको सुमेलित करना है। एक तरफ संघ राज्य क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ क्षेत्राधिकार यानी उसके उच्च न्यायालय। पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, जबकि क्षेत्राधिकार में दिया है केरल, बम्बई, मद्रास और कोलकाता। आप नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हें सही सुमेलित कर आप अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप चाहें तो एक बार इसको डिटेल भी देख सकते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 3, 4, 1, 2। यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं।
पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय, जबकि लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय तथा दमन एवं दीव बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो ऊपर दिए गए थे इसका जो सही सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप कि उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुश्री सुजाता मनोहर, सुश्री रूमा पाल, या फिर सी ऑप्शन है सुश्री एम फातिमा बीबी, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आज की टेस्ट सीरीज में साथियों हम लोग महत्वपूर्ण 30 से 31 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो आप लास्ट तक हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 का आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि एम फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक था। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनी। यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे साथियों कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो सेवानिवृत्त होने के बाद NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का सदस्य या उसका अध्यक्ष बन सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो रिटायरमेंट के बाद केवल अगर वो कहीं जा सकता है तो वो हो सकते हैं NHRC के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसे आप देख सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट के निर्माण को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? आप चारों विकल्पों को देख सकते हैं और अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे प्रश्नों के आंसर आप जरूर नोट कर लिया करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर याद रखे होंगे तभी इसका आंसर आप कर सकते हैं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 323 क। यहाँ डिटेल को आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 323 क एक घ द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संविधान के भाग 14 क में अनुच्छेद 323 क और अनुच्छेद 323 ख में अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स का उल्लेख किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संघ तथा राज्य की लोक सेवाओं की सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान कर सकती है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री या फिर राष्ट्रपति? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप देख सकते हैं वो है आपका ऑप्शन ए, राज्यपाल। ध्यान रखेंगे आप कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 233(2) के अनुसार कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। उच्च न्यायालयों के अधीन एवं उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। इसका उल्लेख संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक किया गया है। जिला न्यायालय 2 प्रकार के होते हैं, आपराधिक न्यायालय जिन्हें क्रिमिनल कोर्ट एवं दीवानी न्यायालय जिसे सिविल कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या फिर डी ऑप्शन है उत्प्रेषण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, परमादेश। इसे मैंडमस कहा जाता है। आप देख सकते हैं इसका जो शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय ऐसे किसी भी सार्वजनिक प्राधिकारी, अधिकारी तथा न्यायिक निकायों आदि के विरुद्ध आदेश जारी कर सकता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों या कानूनी दायित्वों के पालन की उपेक्षा या इससे इनकार करते हैं। इस रीट के माध्यम से न्यायालय किसी अधिकारी को उसके संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारों के प्रयोग के बारे में निर्देश दे सकता है कि वह संविधान या कानून द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करें। रीट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अधीन प्रदान की गई है। ये 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। ये आप ध्यान रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी बंद असंवैधानिक, यानी कोई भी चीज़ आप जो बंद करते हैं वो असंवैधानिक है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर उड़ीसा। क्वेश्चन है आपसे कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है। देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, केरल। भरत कुमार बनाम केरल राज्य मामले 1997 में केरल उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया और निर्णय दिया कि बंद का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान रखेंगे ये केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है कि निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया। आपके ऑप्शन से एम हिदायतुल्ला, के एस हेगड़े, सुब्बा राव या फिर पी एन भगवती। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। न्यायमूर्ति के एस हेगड़े ने 17 जुलाई 1967 से 30 अप्रैल 1973 तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक लोकसभा के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आप कि भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है केवल मूल क्षेत्राधिकार, केवल परामर्श क्षेत्राधिकार, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार या फिर डी ऑप्शन है मूल, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार। ये भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न है और इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो है आपका ऑप्शन डी। उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान द्वारा व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, जैसे मूल क्षेत्राधिकार, इसे आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत केंद्र राज्य विवाद और 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद होते हैं, उसे भी हल करने का क्षेत्राधिकार इसके पास है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार में उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, उसे संवैधानिक, दीवानी तथा दांडिक आदि विषयों में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। तीसरा है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं आपकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। आप ऑप्शंस देख सकते हैं, राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। प्रश्न नंबर जो 14 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। देख सकते हैं आपकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी जो इनका अपॉइंटमेंट का प्रावधान है वो संविधान के आर्टिकल 124(2) में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करेगा, जो भी राष्ट्रपति उचित समझे, किंतु मुख्य न्यायाधीश से अन्य किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं हम कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, इसका आशय क्या है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेखों के रूप में रखे जाते हैं जो अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, या फिर सी ऑप्शन है इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं तथा भारत में सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं एवं न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर विधि मंत्री। यहाँ कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनमें आप आमतौर पे कंफ्यूजन
करते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों पे आप निश्चित तौर पे ध्यान देंगे इनके एक्सप्लेनेशन पे। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यानी ध्यान रखेंगे ये पावर भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके विकल्प है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर विधि मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर जो 17 है साथियों, इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है। मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, परंतु वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 है। ये आप ध्यान रखेंगे और ये संसद के पास पावर है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 7 या फिर डी ऑप्शन है 5। क्वेश्चन नंबर जो 18 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी 5। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत संविधान के निर्वाचन से संबंधित किसी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 145(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को विनियमन के लिए नियम बना सकती है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे 5 न्यायाधीशों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है आपके लिए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 137, आर्टिकल 130, आर्टिकल 139 या फिर आर्टिकल 138। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन है आर्टिकल 137। आप देख सकते हैं कि संविधान के आर्टिकल 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेशों के पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया, यानी रिव्यू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आपके उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी संविधान पीठ किस केस में बनी। आपके ऑप्शन है गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के केस में या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है साथियों, इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन है गोलकनाथ केस में। देख सकते हैं आप, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनाई गई थी, जो उच्चतम न्यायालय की दूसरी सबसे बड़ी पीठ थी, जबकि सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में 1973 में बनाई गई थी। तो यहाँ आप दोनों केस के बारे में यहाँ पे डिटेल आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं हम कि उच्चतम न्यायालय मामलों में सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन से, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बहुमत से, संसद के अनुमोदन से या फिर राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। यहाँ इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है और यह सभी मामलों की सुनवाई यहीं करता है, परंतु संविधान का अनुच्छेद 130 यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक संबंधी निर्णय ले सकता है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही यह संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22
केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या फिर डी ऑप्शन है संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। हालांकि इस प्रश्न का उल्लेख हम लोग पिछले प्रश्नों में भी कर चुके हैं। अगर आपने एक्सप्लेनेशन को ध्यान दिया होगा तो निश्चित तौर पे आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। यहाँ देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख आर्टिकल 131 में किया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मध्य विवाद, दो या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद तथा मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद आदि इसमें सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभिलेखी न्यायालय कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं केवल उच्च न्यायालय को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, या फिर डी ऑप्शन है जनपद न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर जो 23 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, अभिलेखी न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का उपबंध संविधान के आर्टिकल 129 में उच्चतम न्यायालय एवं आर्टिकल 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं आपकी जनहित याचिकाओं की शुरुआत किसके द्वारा की गई? संसदीय एक्ट के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न आप देखेंगे ये कई बार आप आयोग की परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न है। आप सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप जरूर लाइव चैट में आएँ और वहाँ पे हर क्वेश्चन नंबर के साथ क्वेश्चन का आंसर जो भी आपको लगता है आप जरूर बताते रहें। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 24 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, न्यायिक पहल द्वारा। जनहित याचिका का प्रारंभ, जिसे PIL भी कहा जाता है, 1980 के दशक में अमेरिका में हुआ था। इसे भारत में प्रारंभ करने का श्रेय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश PN भगवती एवं BR कृष्णा अय्यर को दिया जाता है। न्यायालय की पहल के बाद ही जनहित याचिकाओं का दौर प्रारंभ हुआ था। इसके तहत समाज का कोई वर्ग जिसके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वह स्वयं या अन्य कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो यहाँ PN भगवती का नाम आप इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 25 है आपके लिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? आर्टिकल 127, आर्टिकल 122, आर्टिकल 126 या फिर आर्टिकल 139? क्वेश्चन नंबर जो 25 है साथियों, इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 122। देख सकते हैं आप कि आर्टिकल 122 के अनुसार न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 26 है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है केवल भारत में, केवल अमेरिका में, केवल ब्रिटेन में, या फिर डी ऑप्शन है भारत और अमेरिका दोनों में? इसे जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। बिल्कुल आप सभी का आंसर सही आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में यह प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाए जाने पर उसे रद्द कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 27 है आपके लिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है वित्त आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा, या फिर मंत्रिपरिषद द्वारा? क्वेश्चन नंबर जो 27 है साथियों, इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन सी, संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 125(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। तो यहाँ उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं आप कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में सम्मिलित की किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, संसद को या फिर विधि एवं न्याय मंत्रालय को। बाकी टेस्ट को देने से मुझे उम्मीद है कि अब आपकी स्पीड भी काफ़ी बेहतर हो चुकी है पहले से, इसलिए भी मैं क्वेश्चन और आंसर में आपको अब थोड़ा कम समय दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 का आंसर है वो है आपका ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं सी, संसद को। एक्सप्लेनेशन पे ध्यान रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 138(1) के अनुसार विधायी शक्तियों को संघीय सूची में सम्मिलित किसी भी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो अब क्षेत्राधिकार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के हर मामले किसके पास है? संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं। आज की टेस्ट सीरीज में साथियों टोटल 31 प्रश्न हैं और आप क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आ गए हैं। देखें, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? आपके ऑप्शन है अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। देख सकते हैं आप कि उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध दोनों रीटें अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं। प्रतिषेध रीट कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने के लिए तथा उत्प्रेषण रीट कार्यवाही की समाप्ति या निर्णय को रद्द करने के लिए जारी की जाती हैं। तो यहाँ पे ये रीट या याचिका से संबंधित प्रश्न था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, आज की टेस्ट सीरीज का जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वो देख सकते हैं आप कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी को। अगर आप पिछले प्रश्नों के व्याख्या को ध्यान से अगर आप सुन रहे होंगे तो इस प्रश्न का आंसर मैं एक बार कर भी चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 30 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए। आप देखे होंगे राष्ट्रपति का ये सलाहकारी है। देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। न्यायालय सलाह देने के लिए परंतु बाध्य नहीं है, किंतु यदि मांगी गई सलाह का संबंध संविधान के लागू यानी 26 जनवरी 1950 होने के पूर्व किसी विषय से है तो सलाह देना अनिवार्य है, परंतु राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे आप ध्यान दे सकते हैं। आज की टेस्ट सीरीज का जो लास्ट प्रश्न है वो देख सकते हैं आप कि भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से या फिर न्यायिक स्वतंत्रता से। प्रश्न है आपसे कि भारत में न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का संबंध किससे है? देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, जनहित याचिका से। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है जब न्यायपालिका अपनी न्यायिक भूमिका से आगे बढ़कर कार्यपालिका या विधायिका की भूमिका में हस्तक्षेप करने लगे तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता का स्रोत संविधान नहीं है बल्कि इसका संबंध जनहित याचिका से है। ठीक है साथियों, तो आज की जो टेस्ट सीरीज थी इसके महत्वपूर्ण 31 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को लगा होगा कि इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको ये सारे प्रश्न स्पष्ट हो गए होंगे तथा इन्हें समझने में भी अब आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो साथियों ऐसे ही आप और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे जो भी आगामी वीडियो और भी आने वाले हैं उनको आप ज़रूर देखें, हर एक प्रश्न का आंसर करें और एक्सप्लेनेशन पर अगर आप ध्यान देते हो तो बस प्रश्न ही नहीं बल्कि उनसे संबंधित और भी जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनके भी आंसर आप जरूर तैयार कर लेंगे। तो साथियों चलने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो और हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो आप निश्चित तौर पे इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे और भी स्टूडेंट्स को इस वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। इसके साथ साथ मैं चलते चलते ये चाहूँगा कि जो अगला टॉपिक है हमारा इस संविधान का, अब इसमें कुछ टॉपिक यानी 2 से 3 टॉपिक बस बचे हुए हैं और पॉलिटिकल जो साइंस है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो अब कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम किसी नए यूनिट की शुरुआत करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे किसी नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।